हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर वायरिंग जो ईडीडी सेकेंड में है। ठीक है ना दोस्तों। और सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। जो इस क्लास में हम लोग को जो पढ़ेंगे वो इसमें से थ्योरी और एमसीक्यू, यानी कि पहले तो हम थ्योरी भी देखेंगे और जो इस इम्पॉर्टेंट जो हम थ्योरी भी देखेंगे और जो सबसे एमसीक्यू हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। सो वीडियो को प्लीज़ आप क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसके साथ साथ और मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको आईएमआरई, ठीक है ना, आईएमआरई थ्योरी लेक्चर्स और विथ एमसीक्यू के साथ 400 एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करवा दी हैं एमआरई में, आईएमआरई में। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर यूडब्ल्यूटी को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। ठीक है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ वगैरह भी अब चलने लगी हैं। ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज की हमारी पावर वायरिंग की क्लास है। इसके बाद केवल हमारी एक चैप्टर बचेगा ईडीडी सेकेंड में। ठीक है ना, एस्टिमेशन ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड लाइंस वाला, वो भी कंप्लीट करा दूंगा आज मैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस क्लास को आप देख लीजिए कम्प्लीटली। इसके बाद आपने आईएमआरई, यूडब्ल्यूटी इन सब की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले आज की क्लास की ओर। दोस्तों, आप जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर कर दें। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पावर वायरिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हीटर में, कूलर में, या फिर मोटर में, या फिर इन सभी में। ठीक है दोस्तों, ये बताइए कि इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दोस्तों सही होगा। जल्दी से चैट में बताइए, जल्दी से बताइए चैट में क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पावर वायरिंग होती है इसका हम लोग प्रयोग किस में करते हैं, हीटर, कूलर, मोटर, इन सभी में करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। पावर, दूसरा क्वेश्चन है कि पावर लोड के लिए कितने एम्पियर के सॉकेट प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताइए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, या फिर 20 एम्पियर। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पावर लोड के लिए जो हमारे एम्पियर सॉकेट प्रयोग होते हैं, कितने प्रयोग होते हैं, वो हमारे होते हैं 15 एम्पियर। कितने होते हैं, 15 एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है, कौन सी वायरिंग प्रयोग होती है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग, या फिर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए, जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से आप पूछेगी मोस्टली, जैसे यहाँ पर पूछेगा कि जो सामान्यतः यहाँ पूछा गया है, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते बाकी सारी वायरिंग, मतलब लेकिन ये पूछा कि जनरली या फिर नॉर्मली सबसे ज़्यादा वायरिंग कौन सी प्रयोग होती है, ये बताना है आपको। तो बताइए चैट में कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो मोटर के लिए हमारी जो सामान्यतः वायरिंग प्रयोग होती है वो कौन सी प्रयोग होती है दोस्तों, वो होती है हमारी सरफेस कंड्यूट वायरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है। पावर वायरिंग में 2 सर्किट में लोड होता है। ठीक है ना। अब ये बताना है आपको। इसमें पहला ऑप्शन है 300 वाट, दूसरा है 800 वाट, या फिर 6000 वाट, या फिर 5000 वाट। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें पावर वायरिंग 2 सर्किट में लोड कितना होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 6000 वाट। कौन सा होगा, 6000 वाट। देखिए मैंने यहाँ पर पूछा क्या है, पावर सर्किट, जो पावर वायरिंग होती है उसके एक सर्किट में हमारा लोड अधिकतम कितना हो सकता है, वो हो सकता है 3000। ठीक है ना, कितना हो सकता है, 3000 वाट। तो अगर यहीं पर हमारी 2 सर्किट आ गई तो कितना हो जाएगा अधिकतम लोड, 6000 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से सी नंबर सही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर वायरिंग से संबंधित आई रूल्स हैं दोस्तों, ये बताना है कि पावर जो हमारी पावर वायरिंग होती है उससे संबंधित आई रूल्स कौन कौन से हैं। आई रूल्स 50, आई रूल्स 51, आई रूल्स 40, या फिर आई रूल्स फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। दोस्तों अगर आपको आई रूल्स 50 के बारे में क्या है, आई रूल्स 51 के बारे में क्या है, 40 के बारे में क्या है, ये सारा का सारा दोस्तों चैट में लिखिए। अगर जिसको भी आ रहा हो जल्दी से लिखिए चैट में कि इन सब का क्या मतलब यहाँ पर क्या होता है, आई रूल्स 40, 50, 51 में क्या है। दोस्तों अगर आपने आई रूल्स की वीडियोस नहीं देखी है, क्लास नहीं देखी है, तो प्रॉपर जाइए। जो हमारी आईएमआरई की जो थ्योरी लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आई रूल्स के आई रूल्स के मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। जाके वो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा सा मतलब नॉलेज हो जाएगा, आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जाके इस क्लास के बाद ज़रूर देख लेना दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि आई रूल्स हर जगह आ रहे हैं और आएंगे भी। सो क्वेश्चन चाहे आईएमआरई हो चाहे ईडीडी हो, इन सभी में आई रूल्स आते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा उसको अच्छे से। दोस्तों बताइए 5वें नंबर का आंसर नंबर कौन सा सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर वायरिंग से संबंधित रूल्स होते हैं वो आई रूल्स 50 और 51 यहाँ पर दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये डी है ऑप्शन नंबर। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन आदि किस बोर्ड पर लगाए जाते हैं, लकड़ी के बोर्ड पर, मेटल के बोर्ड पर, या फिर ए या बी दोनों, या फिर कोई नहीं। ये बताइए दोस्तों।
कि पावर वायरिंग में जो स्विच होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ सब बोर्ड होते हैं, सब किस पर लगाए जाते हैं, किस किस प्रकार के बोर्ड में, लकड़ी के बोर्ड में, मेटल के बोर्ड में, या भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो। दोस्तों हम आपको बता दें, जो पावर वायरिंग होता है उसमें जो स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब होते हैं, ये कभी भी लकड़ी के बोर्ड पर नहीं लगाए जाते। किस पर लगाए जाते हैं? मेटल के बोर्ड पर लगाए जाते हैं, फिर और भी किसी पदार्थ, लेकिन लकड़ी का बोर्ड वहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हुआ। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थ्योरी भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, सो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे आप हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो गए कि पावर वायरिंग केवल हम लोग मोटरों में ही प्रयोग करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सो समझ लीजिए पावर वायरिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है। तो लाइट फैन लोड के अतिरिक्त सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड, चाहे घरेलू उपयोग में आते हों और चाहे हमारे वो औद्योगिक उपयोग में आते हैं, पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा पावर वायरिंग में लाइट फैन लोड के अलावा वो जो सभी इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, वो चाहे वो घरेलू उपयोग में हो और चाहे वो औद्योगिक उपयोग में, सभी किस में आते हैं? पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के लोडों के लिए की जाने वाली वायरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पावर वायरिंग कहते हैं। पावर वायरिंग को बात करें तो पावर वायरिंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो देखो, एक तो हमारा हो जाता है जैसे घरेलू वर्क, जैसे हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर। एक हो जाता है इंडस्ट्रियल के लिए, जैसे मोटर। अब पावर वायरिंग जो होती है, पावर वायरिंग फॉर हीटर एंड कूलर, इसके लिए हम लोग 15 एम्पीयर के प्लग सॉकेट प्रयोग करते हैं। इन लोड के लिए सारे नियम डोमेस्टिक पावर वायरिंग के तरीके ही होते हैं। पावर वायरिंग मोटर के लिए बात की जाए तो इसके लिए हम लोग सामान्यतः सरफेस कंडक्ट वायरिंग प्रयोग करते हैं। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कौन सी समानता है, तो सरफेस कंडक्ट वायरिंग प्रयोग होती है। यह हैवी गेज मेटल की प्रयोग होती है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना। दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं लिखना, लेकिन हाँ यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि एक ही इलेक्ट्रिकल सोर्स से एक से अधिक इलेक्ट्रिकल मशीनों को प्रदायित करना है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए तो बस बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए, जैसे कि ये आई रूल्स के कुछ मैंने पॉइंट निकाल दिए हैं यहाँ पर। जैसे अगर स्विच बोर्ड के आगे हमें कितना 0.91 मीटर से कम स्थान ना हो, यानी कि इससे ज़्यादा स्थान होना चाहिए। ठीक है ना, फ्री स्थान। इसके बाद इसमें एक और है कि स्विच बोर्ड के पीछे कोई भी न्यूड का मतलब होता है नंगा तार, आगे पीछे निकला हुआ कोई भाग ना हो, उसके पीछे का स्थान उस पर कंडक्टर या आगे पिछले निकले भाग से या तो 0.22 मीटर से कम या फिर 0.126 मीटर से कैसे होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इस बात को दोस्तों याद रखना है। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई न्यूड कंडक्टर है भी तो वो कितना, इतनी दूरी से कम क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 0.762 मीटर से अधिक चौड़ा हो तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से 1.82 मीटर ऊंचाई तक रास्ता साफ होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, अगर आप इसे नोट्स करना चाहें नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत, क्योंकि रिवीजन के लिए भी। और जितना ज़्यादा आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारे ऐसी तरीके का आपको पढ़ना है। अब वो सारी चीज़ें नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वो वैसे पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना, ये इस तरीके का पॉइंट्स आपको याद रखना है और पढ़ना भी है। ठीक है ना, और इन्हीं के ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर नोट कर लिए हो आप लोगों ने तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, या फिर यस कर दीजिए कि लिख लिए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंड्यूट पाइप में कंडक्टर पर होता है, क्या होता है? जो कंड्यूट पाइप होता है, वो कंड्यूट पाइप में जो कंडक्टर होता है उस पर कंडक्टर पर जॉइंट्स हो सकते हैं, कंडक्टर पर लूपिंग हो सकती है, या फिर ए बी दोनों हो सकते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है? कि जो कंड्यूट पाइप होते हैं उसमें जो कंडक्टर होते हैं तो उनमें क्या हम लोग कंडक्टर पर जॉइंट्स दे सकते हैं, कंडक्टर पर लूपिंग कर सकते हैं, फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए ऑप्शन में हमारा कौन, इस चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कंड्यूट पाइप होते हैं उनमें कंडक्टर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, उस पर हम लोग कंडक्टर पे जॉइंट्स और कंडक्टर पे लूपिंग क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो इस पर से ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप की लंबाई होती है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, उसने यहाँ पर पूछा है कि स्टार्टर और मोटर टर्मिनल के बीच, ठीक है ना, किसके बीच? स्टार्टर और मोटर टर्मिनल के बीच जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो की लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 1 मीटर, 1.2 मीटर, या फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है? जल्दी से बताइए। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो मोटर में होता है स्टार्टर और मोटर टर्मिनल के बीच जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग कितनी होती की लंबाई कितनी होती है? वो होती 1.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के कॉपर कंडक्टर की माप कितनी होती है? दोस्तों ये बताना है। ठीक है ना, पावर वायरिंग जो इंस्टॉलेशन में जो कॉपर कंडक्टर की माप है वो कितनी होती है? दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1.02 mm², या 1.93 mm², या फिर 2.50 mm², या फिर 3 mm²। जल्दी से बताइए पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में कॉपर कंडक्टर की माप कितनी होती है? जल्दी से बताइए। दोस्तों हम आपको बता दें
कि जो हमारे पावर वायरिंग होती है उसमें कॉपर कंडक्टर की माप कितनी होती है 1.93 मीटर स्क्वायर होती है, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर होती है, mm स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में एल्यूमिनियम कंडक्टर की माप कितनी होती है, ठीक है ना। तो उसका बताइए दोस्तों जल्दी से, कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? पहला 1.02 mm स्क्वायर, या फिर 1.9 mm स्क्वायर, या फिर 2.5 mm स्क्वायर, या फिर 3 mm स्क्वायर। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पावर वायरिंग में इंस्टॉलेशन एल्यूमिनियम कंडक्टर की माप दोस्तों बताइए। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे एल्यूमिनियम जो पावर वायरिंग में जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है उसकी माप कितनी होती है? 2.50 mm स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्टिंग समय अपने फुल लोड करंट का कितना मान से अधिक तक करंट मतलब उस पर आता है या फिर वहन करती है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है 1 से 1 से 2 गुना, 3 से 4 गुना, या 5 से 8 गुना, या फिर 8 से 10 गुना। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा कि इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्टिंग समय उसमें फुल लोड करंट का कितना अधिक मान आ जाता है। जल्दी से बताइए चैट में, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें इलेक्ट्रिकल मोटर में होता है स्टार्टिंग समय अपने फुल लोड करंट का कितना मान अधिक आ जाता है वहाँ पर, तो वो दोस्तों आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से 5 से 8 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन जब मैंने इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, जब ईडीडी फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने सभी पॉइंट्स मेंशन किया हो, ठीक है ना। इस चीज़ को आप जल्दी से अगर नोट ऐसे पॉइंटों को तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए करिए, ठीक है ना। इससे आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है पावर वायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ग्राउंड टेम्परेचर, लेइंग डेप्थ, सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें से चैट में हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही है कि पावर वायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? ग्राउंड टेम्परेचर, लेइंग डेप्थ, सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी, फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही है। दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर वायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड टेम्परेचर, लेइंग डेप्थ और सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। अब अगले कुछ यहाँ पर थोड़ी सी फिर थ्योरी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसे ये फार्मूला आ सकता है, तो पहले मैंने उस फार्मूले को एमसीक्यू में ना बना करके उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसे आप कोई मतलब अगर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो ऐसा, तो आप उसे सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कैपेबल होंगे। तो कैलकुलेशन फॉर मोटर करंट, क्योंकि देखो जो मोटर होता है तो मोटर की जो हम लोग वायरिंग होती है वो मतलब जो वायरिंग होती है उसको हम लोग किसको डिजाइन करके, तो कहीं ना कहीं करंट को ध्यान में रख के डिजाइन करते हैं, ठीक है। कितने लोड की करंट से कितना करंट फ्लो होगा, तो इसी के बारे में तो ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल, ये इसमें क्या है कि यदि किसी मोटर के लिए V वोल्टेज पर आउटपुट पावर X अश्व शक्ति HP हो तो इफिशियंसी ईटा है और पावर फैक्टर cos 5 वाली उक्त मोटर के लिए आपको बताना है इनपुट पावर इसमें कितनी होगी। तो इनपुट पावर कितनी होगी? आउटपुट पावर बटे इफिशियंसी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आउटपुट पावर हमारी कितनी है? Q है, और इफिशियंसी उसकी कितनी N है, सॉरी ईटा है। अब DC मोटर की अगर हम लोग इनपुट करंट की बात करें तो Q अपान कितना होता है? सिंपल सा Q अपान ईटा NV। सिंगल फेज मोटर की इनपुट की करंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्योंकि डीसी में तो हमारा पावर फैक्टर 1 ही होता है, तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें फॉर्मूला क्या आ जाता है? I इक्वल टू Q अपान N ईटा V cos 5। और 3 फेज मोटर की इनपुट करंट की बात करें तो Q अपान ईटा √3 V cos 5 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे 3 फार्मूले इनको याद रखना कि सिंगल फेज मोटर के लिए हमारे जो अगर इनपुट करंट निकालना है वो कैसे निकालते हैं, और डीसी मोटर के लिए कैसे निकालते हैं, और 3 फेज के लिए कैसे निकालते हैं, इन सब की को याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। आप अगर आप कहीं लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए कि रेटिंग एंड टाइप ऑफ स्टार्टर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो क्योंकि पावर स्टार मोस्टली मोटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो अब मोटर के लिए कौन कौन से स्टार्टर प्रयोग होते हैं उसको भी मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया। जैसे 2 HP तक की मोटर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, जिसको हम लोग ड्यूअल स्टार्टर बोलते हैं। 15 HP तक की मोटर के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, और 15 या फिर 20 HP से अधिक के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर की जो माप होती है वो मोटर के फुल लोड करंट पर आधारित होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन से आ सकता है कि जो हमारे स्टार्टर की जो माप है वो मोटर की कितने करंट के, तो फुल लोड करंट के माप पर आधारित होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। तो मोटर को दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल सोर्स व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य है। इसमें से सप्लायर द्वारा प्रस्तुत सप्लाई के मीटर के बाद एक मेन स्विच होना चाहिए। अब देखिए यहीं से आ जाता है कि सप्लाई मीटर के बाद क्या होना चाहिए, तो एक मेन स्विच होना चाहिए। आवश्यक कंड्यूट संख्या के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन संख्या होती है। प्रत्येक मीटर के लिए अलग अलग सर्किट की व्यवस्था होती है। सर्किट में लगाए जाने वाले फ्यूज कंडक्टर सर्किट पर उपस्थित मोटर की रेटिंग पर निर्भर करते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी वायरिंग जो है आप ये देख वैसे आएगी नहीं आपके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी है। जैसे ये होता है कि देखिए यहाँ से क्या होता है कि आपका मीटर लगा होता है, यहाँ से देखिए 3 फेज आ रहे हैं, यहाँ से फिर हमारे ये मेन हो गए, और इसके बाद यहाँ से
फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद आपके किसी में डिफरेंट टाइप के मोटरों में चले जाते हैं। अब देखिए इसी को सिंगल लाइन डायग्राम में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, जब जैसे सिंगल लाइन ये 2 ऐसे कटी तो 2 वायर हो गए, 3 कटे तो 3 वायर हो गए, और फिर ऐसे करके एन आ जाता है, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो फिर एन में इसमें मतलब नंबर लिख देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग 13 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैंने जो मतलब जो थ्योरी दी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी है, अगर आप उसे नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पावर वायरिंग में कंड्यूट की माप होती है दोस्तों, ये बताना है 1 से 2 मीटर, 2 से 3 मीटर, 3 से 5 मीटर, या फिर हमारी 5 to 10 मीटर। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर वायरिंग होती है उसमें कंड्यूट की माप कितनी होती है दोस्तों, उसमें अधिकतम माप हमारी इसमें कंड्यूट की 3 to 5 मीटर हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 HP तक की मोटरों के लिए स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, ये बताइए दोस्तों। अभी मैंने बताया भी था, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, या फिर स्लिप रिंग। दोस्तों अभी मैंने ऊपर ही बताया था पॉइंट्स में, थ्योरी के पॉइंट्स बताते हैं इंपॉर्टेंट। 2 HP तक की मोटरों के लिए हम लोग ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है। मोटर सर्किट में लगा फ्यूज की करंट कितनी होती है, फुल लोड करंट के बराबर होती है, फुल लोड करंट के 5 गुने होती है, फुल लोड करंट के 1.5 गुने के बराबर होती है, या फिर फुल लोड करंट से कम होती है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो मोटर सर्किट में जो लगा होता है फ्यूज रेटिंग उसकी कितनी होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है, फुल लोड करंट के 1.5 गुने के बराबर होती है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पावर वायरिंग में मुख्य स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, ये बताइए, जल्दी से बताइए चैट में, क्या क्या सही होगा आपका ऑप्शन, 3 मीटर, या फिर 1.5 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर वायरिंग होती है उसमें जो मेन स्विच होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसकी फर्श ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है दोस्तों। अगले 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पावर वायरिंग में अंडरग्राउंड ट्रंच की गहराई होती है। अब सबसे पहले तो आपको ट्रंच की हिंदी आनी चाहिए, तो ट्रंच की मतलब क्या होती है, खाई होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। ट्रंच का मतलब क्या होता है, खाई होती है। तो अंडरग्राउंड खाई जो होती है उसकी मतलब कितनी माप होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर तक, 80 सेंटीमीटर तक, 40 या फिर 20 सेंटीमीटर। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है ऑप्शन नंबर हमारा। दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर वायरिंग में जो हम लोग अंडरग्राउंड मतलब जो ट्रंच का इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिकतम हमारी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी गहराई, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मोटर के लिए पावर वायरिंग में कंड्यूट प्रयोग होते हैं, कम गेज के, अधिक या भारी गेज के, मध्यम गेज के, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मोटर और पावर वायरिंग में जो कंड्यूट प्रयोग होता है उसकी जो उसको कैसे होते हैं, वो अधिक या भारी गेज के होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी मोटर को किसी दीवार से कितनी दूरी इंस्टॉल करना चाहिए, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों चैट में बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें मोटर को किसी दीवार से कितनी दूर पर इंस्टॉल करना है, कितना होता है वो दोस्तों, वो होता है हमारा 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। और ये 20 सेंटीमीटर क्या होता है, देखिए ये ऐसे, इसका मतलब ये है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, जैसे आपकी ये दीवार बनी हुई है, ठीक है ना, ये क्या आपकी दीवार बनी हुई है, ये आपकी दीवार बनी, तो इस दीवार से आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोटर को चीज़ से चिपका करके, तो इससे कम से कम 70 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे, कितने कितने दोस्तों, कितने 70 सेंटीमीटर की दूरी। और हाँ मोटर को ऐसे ज़मीन पे भी नहीं, मोटर को भी किसी न्यू वगैरह पे बना करके लगा, उसकी भी कम से कम ऊंचाई कितनी, 20 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग किसी मोटर का इंस्टॉलेशन करते हैं। पावर सर्किट इंस्टॉलेशन की बात करें तो मोटर का वायरिंग 3 कोर केबल और कंड्यूट से ले जाया जाता है, सिंगल कोर केबल के लिए कनेक्शन द्वारा दिया जाता है। मोटर स्विच तथा स्टार्टर के बीच मोटर टर्मिनल के कनेक्शन हेतु प्रयुक्त केबल को फ्लेक्सिबल कंड्यूट द्वारा ले जाए। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी है, जैसे मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच जो होता है तथा मोटर टर्मिनल के कनेक्शन हेतु प्रयुक्त केबल्स को फ्लेक्सिबल कंड्यूट के द्वारा ले। तो वहाँ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जनरली होती हैं, तो कुछ चीज़ें में जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरी चीज़ का आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक उसका एक मतलब स्टैंडर्ड या फिर कह दिए सामान्यता। मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, वो होती है 1.5 मीटर। दोस्तों इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोटर का स्विच और स्टार्टर के पास दीवार या स्टैंड पर फर्श से कितना 1.5 मीटर पर कितनी ऊंचाई से होना चाहिए, यानी कि मोटर स्विच या फिर स्टार्टर की हमारी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए फर्श से, तो वो भी 1.5 मीटर होनी चाहिए। मोटर को दीवार से कम कितने 70 सेंटीमीटर से हटाकर निर्मित नींव पर स्थापित करना चाहिए, जिसकी फर्श ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अब देखिए कहीं पर ऑप्शन आ गया कि ये भाई हमारी जो मोटर होती है वो कितनी ऊंचाई पर हमेशा इंस्टॉल की जाती है, तो अगर ऑप्शन आ गया कहीं पर 30 आ सकता है, कहीं पर 40 भी आ सकता है। वैसे मिनिमम आएगा या फिर मैक्सिमम आता है, चांस ये रहते हैं कि या तो 20 आएगा तो 50, मतलब मैक्सिमम दे देगा या फिर मिनिमम मान दे देगा। अब चौथे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि जो हमारी 3 कोर केबल का कंड्यूट द्वारा ले जाए गए एक क्रोड केबल द्वारा जिन्हें या तो अंडरग्राउंड ट्रंच से ले जाया जाता है, उसकी गहराई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। इस चीज़ को भी मैंने अभी मेंशन कर दिया था। दीवारों पर अगर हम ले जाते हैं तो उनकी मुख्य ऊंचाई स्विच के ऊपर की ऊंचाई से लगभग स्थित अनुसार 4 मीटर तक की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। मोटर स्विच तथा स्टार्टर के बीच कनेक्शन फ्लेक्सिबल कंड्यूट द्वारा ले जाया जाता है। सिंगल फेज केबल या फिर 3 फेज केबल का प्रयोग किया जाता है। मोटर के टर्मिनल्स या केबल्स को
हम लोग क्या करते हैं, केबल्स के फ्लेक्सिबल कंड्यूट से ले जाया जाता है, जिसकी मोटर टर्मिनल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 1.2 मीटर होती है। अब ये देखिए सब सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। वैसे ये सारी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको जो थ्योरी लेक्चर्स दे रहा है, ये सब दे रहा है पीडीएफ, ये सारे आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। आप ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम से कुछ आउट ऑफ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर बताया जा रहा है। और कहीं देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट कभी कभी हो जाती है कि मैं बोल कुछ देता हूँ, टिक कहीं और लगा देता हूँ, तो इस चीज़ को प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए करिए, या फिर मुझे आप पर्सनल बता सकते हैं, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर डिस्कशन वाले कि सर इस क्वेश्चन का ऐसे हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन को अगले क्लास पे, अगले वीडियोज़ पे सही कर दूंगा, या फिर मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा कि ऐसा ऐसा सही है, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करवाइए दूसरों लोगों से भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी फ़ायदा, अपने कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे ही दे रखा है, ठीक है ना। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 ये सर्च करेंगे और मेरा चैनल आ जा रहा है, तो वहाँ से आप वैसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है ना दोस्तों वहीं पर आपको सारी पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, बुक्स की पीडीएफ ये सारी की सारी मिल जाएंगी दोस्तों। बस अब आज ईडी का एक हमारा चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो 6 सेमेस्टर के जो सारे सब्जेक्ट थे सिलेबस के अनुसार, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ। तो अब अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, सारे के सारे लेक्चर्स देख लीजिए, और अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें कमेंट्स या हम टेलीग्राम पे ही बता सकते हैं। मैंने मेल भी अपनी दे रखी है, अगर बहुत ज़्यादा तो आप मुझे पर्सनल अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।